नमस्कार। पोटेंशिया आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीबीएसई के निबंध पत्र के सेक्शन सी में पूछे गए प्रश्न मुठ मुठैये लोढ़ा हुई ना हाथी न घोड़ा हुई पर चर्चा करेंगे। हमारे छात्रों की एक लगातार परेशानी रही है, जो पिछले परीक्षा में बैठे थे या जो अभी पढ़ने आ रहे हैं, सभी का एक सवाल रह रहा है कि जो बिहार से ये लोकोक्तियां पूछी जा रही हैं उनका उत्तर कैसे दें। और मेरा मानना है कि ये प्रश्न जो है वो बहुत टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा उनको समझ लें तो इनको करना बहुत ही आसान है। एक्चुअली ये कहावत जो है, आप अगर वैसे इसका अर्थ देखना चाहें, अगर आप देख करके डर जाएं कि ये तो भोजपुरी में है, भोजपुरी हमें नहीं आती है, लेकिन आप बिहार के अगर किसी भी क्षेत्र से आते हैं तो मूठ का मतलब चूहा होता है, ये आप समझ सकते हैं। मोटाइये मतलब मोटाना होता है, मोटा होना होता है, ये आप समझ सकते हैं। लोढ़ा जो है वो जो सिलवट पर मसाला पीसने के लिए हम इस्तेमाल करती हैं महिलाएं, या आप भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोढ़ा बोलते हैं। और हाथी और घोड़ा आप जान ही रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और एक बार अगर आप इसका मतलब समझ जाएं और बस सिर्फ ये बता दें कि ये मतलब आपके जीवन पर, आपके इर्द गिर्द के समाज पे और राष्ट्र पे या बाकी उस तरह के दायरे पे, दुनिया पे कैसे ये लागू होता है, सिर्फ इतना बता दें, आपका काम खत्म हो गया। आपको कोई जरूरत नहीं है कोई चौपाई लिखने की, कोई कविता रचने की, कुछ नहीं। आप बस इतना कर दें, आपका निबंध हो जाता है। तो ये बहुत ही टफ नहीं है लिखना। अभी हम इसको देखते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले, जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी बिहार में प्रचलित कहावतें हैं, खास करके भोजपुरी क्षेत्र में जो प्रचलित कहावतें हैं, उनका एक तो डायरेक्ट मतलब होता है। तो इस जो लाइन है, पंक्ति है, इसका डायरेक्ट मतलब क्या है? कोई मूठ जो है, चूहा जो है, वो बहुत भी मोटा हो जाए तो एक मोटा चूहा ही हो सकता है, वो हाथी या घोड़ा में रूपांतरित नहीं हो सकता है। ये एक सिंपल मतलब है इसका, जो शाब्दिक मतलब। और इसका संदर्भ में क्या मतलब है? संदर्भ में मतलब ये है कि हर व्यक्ति की या हर जो समाज का अंग है, उस उसकी एक निहित सीमा है। और वो चाहे जितना भी अपने अंदर बदलाव ले आए, लेकिन वो बदलाव जो होगा उस निहित सीमा के दायरे में ही होगा, उससे वो बाहर नहीं जा सकता है। तो आगे जब हम इस निबंध को देखेंगे तो ये मतलब आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहां तक आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये कोई बहुत मुश्किल निबंध नहीं है। अब अगर हम इसको और एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका क्या मतलब निकलेगा? जैसे कि सपोज कि जो मैं अभी आपको नरेट करने वाला हूं, आप इससे इसकी भूमिका भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसको समझाने के लिए बताता हूँ। सपोज कि कोई किसान है और उसने अ, बहुत ही दोयम दर्जे का घटिया बीज इस्तेमाल किया, ये सोच करके कि जो हम बीज डाल रहे हैं तो क्योंकि इसकी लागत बहुत कम है, तो जो भी फसल होगा उससे कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। लेकिन एक घटिया किस्म का बीज ज्यादा से ज्यादा कितनी पैदावार दे सकता है? आप मूस मोटा करके क्या हो सकता है? वो लोढ़ा ही हो सकता है। तो एक दोयम दर्जे का बीज जो है, घटिया बीज जो है, वो घटिया फसल दोयम दर्जे का फसल ही देगा। मूस मोटाकर लोढ़ा ही होगा, वो हाथी या घोड़ा नहीं होगा। वो घटिया किस्म का बीज जो है, वो छप्पर फाड़ आपको उत्पादन फसल नहीं देगा। तो आप चाहें तो इसको भूमिका में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसको समझाने के लिए इसका उपयोग किया। अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे, ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे, तो न तो सिर्फ आप निबंध लिखना सीखेंगे, बल्कि बिहार से जो पूछी जाने वाली लोकोक्तियां हैं, उन पर भी आपको महारत हासिल होगी कि उनको हम कैसे टैकल करते हैं। तो इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी निबंध में जब आप फिर तक जो पूछा गया है, जो विषय पूछा गया है, जब आप उसका अर्थ समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम उसका उसके दायरे पर और उसके निबंध का उद्देश्य क्या है, निबंध किस उद्देश्य से लिखा जाएगा, आयोग ने किस उद्देश्य से पूछा है, आयोग क्या देखना चाहती है, या परीक्षक क्या देखना चाहेगा, या लेखक किस उद्देश्य से निबंध लिखता है, हम इस पर विचार करते हैं। तो आइए इस पर आगे बढ़ते हैं। तो इस निबंध का जो मुस्ट मोटई है, ओढ़ा हुई है, इसका दायरा क्या है? दायरा मतलब निबंध में आप क्या लिखेंगे और जो भी लिखेंगे उसको कितनी गहराई तक आप लेकर जाएंगे।
ये उसका दायरा होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बिहार से जो पूछी जाने वाली लोकोक्तियां हैं उनमें सबका दायरा ऑलमोस्ट सारी निबंधों का दायरा एक जैसा ही होगा। उसमें आप ये बताएंगे कि ये निबंध जो है उसका आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर, आपके इर्द गिर्द के समाज पर, आपके राष्ट्र पर, आपके वातावरण पे, आपकी पारिस्थितिकी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आप ये दिखाएंगे। यही इसका दायरा है, क्योंकि शब्द सीमा आपकी फिक्स है कि आपको 700 के अराउंड वर्ड में लिखना है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते। तो हम ये दिखाएंगे कि ये निबंध जो है वो हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को कैसे प्रभावित करता है। तो ये उसका दायरा हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ये बताना कि कैसे मनुष्य जो है वो अपनी सीमाओं को पहचाने, कैसे जो एक बिहार की एक खास क्षेत्र में बोली जाने वाली लोकोक्ति जो है उसका महत्व जो है वो उस क्षेत्र के लिए ना हो करके बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, हमारी सभ्यता के लिए है, हर चीज के लिए उसका मायने है। तो ये हमारा उद्देश्य है दिखाना। साथ ही लोगों को, पाठकों को ये बताना कि आप अपनी क्षमताओं को पहचाने और उन्हीं क्षमताओं के अंदर आप अपना विकास करें, आप अपनी तरक्की करें। तो ये उसका उद्देश्य है। तो आगे जब आप निबंध देखेंगे तो और भी आपको इसका स्कोप और उद्देश्य स्पष्ट होता जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये निबंध डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका पीडीएफ उपलब्ध है। तो आप उसको डाउनलोड कर लें और आप चाहें तो उसमें ये देख सकते हैं कि उसके एक एक पैराग्राफ से होते हुए जाएं लिखे हुए निबंध से, और देखें कि जो भी लिखा है, जो भी लेखक है यानी मैं, तो मेरा उसमें मैंने उस निबंध की सीमा क्या निर्धारित की है और मेरा उसमें उद्देश्य क्या रहा है, किस उद्देश्य से निबंध लिखा है। तो इससे आपको भी ये स्पष्ट हो जाएगा। एक बार जब आप निबंध का उद्देश्य और दायरा समझ चुके हैं तो अगला जो स्टेज होता है वो होता है मंथन करने का। मंथन में मुख्यतः हम ये देखते हैं कि हम निबंध में क्या क्या लिखेंगे। सीमा तो था ही कि क्या लिखेंगे, लेकिन उस क्या में और क्या क्या कौन कौन से टॉपिक को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर जब हम मंथन करते हैं तो हम देखेंगे कि ये टॉपिक जो है वो बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो है आपका व्यक्तिगत विकास। ये आपके जो व्यक्तिगत विकास का सीमा है, व्यक्तिगत विकास का सीमा उसको निर्धारित करता है। ये बताता है कि आप कहाँ तक विकास कर सकते हैं, आप क्या हो सकते हैं। अगर कोई कमजोर सा दिखने वाला पतला दुबला पतला बच्चा है और वो बहुत मेहनत करे, खूब कसरत करे, खूब खाए पिए, प्रोटीन शेक पिए, सप्लीमेंट ले, इंजेक्शन ले, सब कर ले, लेकिन क्या वो ओलंपिक में जाने लायक पहलवान बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन अगर वो दुबला पतला है, अगर वो अपनी निहित सीमाओं को पहचाने और वो सोचे कि उसको एथलेटिक्स में जाना चाहिए, उसको जिम्नास्टिक्स में जाना चाहिए, तो हो सकता है कि वहां वो बहुत अच्छा कर जाए। तो हमें ये जो मूस मोटैया लोढ़ा हुई है ये सिखाता है कि हमारी व्यक्तिगत विकास की सीमाएं क्या है। उसके बाद ये बताता है कि अपने विकास का, व्यक्तिगत विकास जो विकास है उसको संतुलित करना। आपका आप जो भी विकास कर सकते हैं या आप जिस रूप में भी विकसित हो सकते हैं, वो आपकी जो परिस्थितियां होंगी, आपका जो समाज होगा, उसका जो दायरा होगा, वो भी उसको अलाउ करेगा, तभी हो पाएंगे। अगर आप 5 फीट के व्यक्ति हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बास्केटबॉल प्लेयर बन जाएंगे कल को, तो वो मुश्किल है, क्योंकि बास्केटबॉल के लिए, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए आपकी एक लेवल पर हाइट होनी चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर उस तरह की हाइट नहीं होगी तो खेल में आपको डिसएडवांटेज मिलेगा। तो ये है। फिर ये आपको बताता है कि आप अपनी जो आपकी विशिष्टता है, विशिष्टता को पहचाने, अपनी विशिष्टता को पहचाने, उसको अपनाएं। रातरानी के पौधे की खूबसूरती रातरानी होने में है, बरगद बन जाने में नहीं है। अगर रातरानी का पौधा देखा होगा आपने, रात को जो व्हाइट व्हाइट फूल खिलते हैं, वो रातरानी रहेगा तभी उसकी खूबसूरती है, तभी उसकी खुशबू है। अगर वो बरगद बन जाए तो जो
उसकी खूबसूरती हो तो चली जाएगी। तो क्यों जरूरी है कि कोई मूस जो है वो हाथी ही बने, घोड़ा ही बने? वो सर्वश्रेष्ठ मूस क्यों नहीं बन सकता है? अच्छा मूस बने वो, उसी में मोटा उटा करके ताकतवर मूस बने, मूसों का राजा बने। तो ये बताता है कि आप अपने विशिष्टता को पहचाने, उसको अपनाएं, उसी में आप सर्वश्रेष्ठ करें। साथ ही यह लोकोक्ति जो है ये बताती है कि क्योंकि मनुष्य की क्षमताएं जो है वो असीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी क्षमताएं हर क्षेत्र में असीमित। मनुष्य की क्षमताएं जो है उनका निर्धारण बहुत सी चीजों के आधार पर होता है। अनुवांशिकी उसमें एक आधार है, आपकी योग्यता एक आधार है। अगर आपकी नेचुरल जो योग्यता है, टैलेंट है, वो एक पेंटर बनने की, और आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो ये जो है वो वही वाली कहावत हो जाएगी कि मूस जो है वो हाथी बनना चाहता है, घोड़ा बनना चाहता है। तो ये आपकी जो क्षमताएं हैं उनकी सीमाओं का भी निर्धारण करता है कि आपकी क्षमताएं जो है वो किस आधार पर सीमित है, ये बताता है। साथ ही इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, इसकी जो उपयोगिता है, वो इंसान के व्यक्तित्व से ऊपर उठ करके समाज के लिए भी है, राष्ट्र के लिए भी है। जैसे कि कोई व्यक्ति समाज में बदलाव लाना चाहता है, लेकिन वो मुंह मोटा करके मोटा मोटा मुफ्ती हो सकता है, वो बदलाव अपने अंदर ला पाएगा, अपने इर्द गिर्द ला पाएगा। अकेले वो पूरा समाज नहीं बदल सकता है। उसके लिए आवश्यकता है कि वो लोगों को संगठित करे, अपने साथ लाए, और फिर समाज में बदलाव लाए। तो इसकी समाज के लिए उपयोगिता है, समाज के लिए। सेम चीज इसका व्यवसाय के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है। कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकती है, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में सबसे हिट होगा, सबसे पॉपुलर होगा, इसके लिए और भी कई कारक हैं जो इसका निर्धारण करते हैं। जैसे कि मार्केट की स्थिति क्या है, लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, बाजार में कंपटीशन क्या है। तो बहुत सारी चीजें को निर्धारित करती है इसका। तो वही है कि हर चीज जो है वो आपके हाथ में नहीं है, तो इसका सब व्यवसाय के लिए है। और भी इसकी बहुत सारी क्षेत्रों में उपयोगिताएं हैं, जैसे कि आपके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है। आज के डेट में हर कोई भारत का प्रधानमंत्री बनना चाह सकता है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, या फिर जो आपकी योग्यता है, या जो आपके पास संसाधन है, या जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है, वो उस तरीके से नहीं है कि कल को आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये भी ये बताता है कि आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं किस आधार पर निर्धारित करनी चाहिए। आप बेशक प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते कि आप सांसद हो, मंत्री हो, तो अगला स्टेज आपका प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन आप एक परीक्षार्थी हैं, एक छात्र हैं जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप सोचिए कि अगले 5 साल में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो ये निराशा ही हाथ लगेगी आप। हाँ, आप टारगेट ये रख सकते हैं कि अगले 2 साल, अगले 3 साल, अगले 4 साल में मैं एक सांसद बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा। जब आप सांसद और विधायक बन गए तो आपका टारगेट हो सकता है कि आप मिनिस्टर बनना चाहें। तो इस तरीके से आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी परिस्थिति के आधार पर रखते हैं, तो ये कहता है। तो बाकी आप और भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, आप इसको और भी बहुत जगह पर जोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हो सकता है, हमारी सीमाएं हैं, तो इसलिए मैं मंथन को यहाँ रोकूंगा। बाकी जब आप निबंध डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि और भी हम कहाँ कहाँ उसको जोड़ सकते हैं। मंथन के बाद जो अगला पॉइंट आता है, जब आप मंथन कर लेते हैं तो भूमिका लिखने की बात आती है। आप जानते हैं कि निबंध के 3 भाग होते हैं, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। मंथन में जो आप पॉइंट सोचते हैं, जो आप निर्धारित करते हैं कि आप किन बिंदुओं पर ये निबंध लिखेंगे, वो मुख्य भाग का पार्ट होता है। लेकिन मुख्य भाग पर जाने से पहले हमें उसकी भूमिका लिखनी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको एक किसान का एग्जाम्पल दिया, आप उससे इसकी भूमिका लिख सकते थे स्टार्ट करके। मैंने आपको एक लड़के का एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक लड़का जो है वो कमजोर है, दुबला पतला है, उसकी काया उस तरीके की नहीं है, और पहलवान बनने की कोशिश करता है, कसरत करता है, और उसकी वजह से उसमें उसको चोट हासिल होता है, और फिर वो अपने जो काम करता है उसमें असफल होता है, और साथ ही साथ शरीर को भी अपना विकृत कर लेता है। तो इसको, इसी कहानी को लेकर के मैंने यहाँ पर एक भूमिका लिखी है। तो ये भूमिका जो आप निबंध पढ़ेंगे उसमें ये भूमिका नहीं है, उसको दूसरी भूमिका है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो फिलहाल उसमें यह है कि आपने वो कहानी नरेट की और बताया कि मुंह मोटा करके लोढ़ा ही हो सकता है, एक दुबला पतला व्यक्ति कितना बड़ा पहलवान हो सकता है। बिहार की भाषा में कहें तो वो लिक लिक पहलवान ही हो सकता है, मुख्य पहलवान तो हो नहीं पाएगा वो। तो
उसकी सीमा है, तो उसी को लेकर के और फिर आप उसको कनेक्ट करेंगे कि वो अगर अपनी सीमा पर काम करता, अगर अब जो वो कर सकता है वहां करता, तो वहां उसको सफलता मिलती। तो जो निबंध हमने आपको पढ़ने के लिए दिया है उसमें ये भूमिका लिखी हुई है। उसमें क्या है कि हम मैंने एक जनरल भूमिका लिखी है बिहार की लोकोक्तियों के बारे में, कि बिहार की जो लोकोक्तियां होती हैं वो कैसे जीवन के पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, और वो समय से परे हैं, समय के बंधन से, वो हर समय में लागू होती हैं, और वो उनका कोई भौगोलिक दायरा नहीं होता है, वो सार्वभौमिक उनकी एप्लीकेबिलिटी है। तो हमने इसका जिक्र किया है। और ये उस तरह की भूमिका है कि आपको कोई भी लोकोक्ति पूछी जाए तो वहां पर ये भूमिका सूट हो जाएगी। बस लोकोक्ति जहां पर लिखा हुआ है मूठ मोटाइयां लोढ़ा हुई है उसको हटा दीजिए, और जो भी आपकी लोकोक्ति पूछी गई है उसको डाल दीजिए, और ये कायम रहे। तो इसमें हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि मनुष्य को अपने निहित गुणों को पहचानने की आवश्यकता है, और कोई जरूरत नहीं है कि मुंह जो है वो मोटा करके हाथी या घोड़ा बने। मुंह मुंह के रूप में ही ठीक है, उसकी खूबसूरती मुंह के रूप में ही। उसके बाद हमने उसका स्टेटमेंट लिखा है जिससे कि आप बॉडी को कनेक्ट करेंगे कि संक्षिप्त में यह इस धारणा पर जोर देता है कि व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की अपनी सीमाएं हैं। तो ये तो आपको निबंध मिल जाएगा, तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जब भूमिका आपकी हो जाएगी तो आप मुख्य भाग की ओर जाएंगे, क्योंकि मुख्य भाग में मंथन में बता चुका हूँ। और अगर आप मेरे पिछले वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए हमारे और पिछले वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जिक्र किया हुआ है कि कैसे आप मंथन के एक एक पॉइंट को उठा करके एक एक पैराग्राफ लिखते जाते हैं, और आप अपने मुख्य भाग को कंप्लीट करते हैं। और एक बार जब मुख्य भाग आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आप निष्कर्ष पे जाते हैं। तो इस निबंध का निष्कर्ष हम क्या लिख सकते हैं? इस निबंध का निष्कर्ष जो हमने लिखा है, हम उसी को बात को अपनी समराइज करते हुए एक अच्छा सा निबंध लिख सकते हैं कि मनुष्य को अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए, अपने जो भी उसकी परिस्थितियां हैं उनको पहचानना चाहिए, अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए, और उसी के हिसाब से अपनी महत्वाकांक्षा निर्धारित करनी चाहिए। और जो भी विशिष्टता है, एक्चुअली समाज में समरसता और समाज का उत्थान तभी होगा जब हम विभिन्न तरह के लोगों की विशिष्टताओं को अपनाएंगे, सबको एक रूप बना देंगे, हर कोई हाथी और घोड़ा ही हो जाएगा, तो वो एक रूपीय समाज किसी काम का नहीं हो। समाज की खूबसूरती इसी में है कि वहां मूस भी रहे, वहां घोड़ा भी रहे, और वहां हाथी भी रहे। मूस जो हो वो सर्वश्रेष्ठ मूस हो, घोड़ा जो हो वो सर्वश्रेष्ठ घोड़ा हो, और हाथी जो हो वो सर्वश्रेष्ठ हाथी। अगर एक मूस हाथी नहीं बन सकता है तो एक हाथी मूस नहीं बन सकता। मूस जो है वो हाथी का काम नहीं कर सकता है, तो हाथी भी एक मूस का काम नहीं कर सकता है। तो समाज की खूबसूरती इसी में है कि हम सबको अपनाएं, सबको स्वीकार करें। तो इस तरीके से एक समावेशी बनाते हुए हम निष्कर्ष देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि हम विशिष्ट में पूछे गए जो भी निबंध सब पर एक एक चर्चा, एक एक वीडियो बनाए। और उसके अलावे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास विषय पर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ये बात बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस विषय पर आपको निबंध लिखना चाहूँ। वैसे निबंध लिखने के लिए जनरल भी जो टिप्स होती है उससे संबंधित भी वीडियो के लिए आपको मिलते जाएंगे। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को डाउनलोड करके आप अपने चैनल पर भी डाल सकते हैं। क्रेडिट हमें दें, हम कोई कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम नहीं करेंगे आपके साथ। बस आपको क्रेडिट हमें देना होगा कि ये हमारा बनाया हुआ वीडियो है। उसके अलावा आप इसमें से चाहें तो, अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्ट काटना चाहिए, रील काटना चाहिए, तो आप काट सकते हैं, आप हमारे को स्वतंत्र हैं। तो इस आखिरी वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई